हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले जो है आप सॉलिड स्टेट के थ्योरी वीडियोस आप देख लीजिए। उसका जो है लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है आपको एमसीक्यू ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस डी बिटवीन 111 प्लेन्स इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज। देखिए, होता क्या है कि क्रिस्टल, क्योंकि उसमें आपके सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं तो वहां पर प्लेन्स होते हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट जो प्लेन होते हैं उनको हम ऐसे मेंशन करते हैं D111 या D123 etc हम मेंशन करते हैं। अब ये 111 जो है ये एक्चुअल में मिलर इंडिसेस है। क्या है? मिलर इंडिसेस। अब मिलर इंडिसेस क्या होता है ये आप थ्योरी वीडियो में देखना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मिलर इंडिसेस के बेस पे इसने कह रखा है कि जो प्लेन्स है वो है D111 और इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब D111 के जो प्लेन है उनके बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता हूं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका वो है DHKL = A/√H² + K² + L²। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये क्यूब के लिए है। किसके लिए? क्यूब। एक कॉमन फॉर्मूला भी होता है जिसमें आपके ABC तीन एज लेंथ आती है। अब क्योंकि क्यूब में तीनों एज की लेंथ सेम है इसलिए ABC की जगह हमने केवल A कर दिया। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको थ्योरी वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है क्यूब के लिए, DHKL = A/√H² + K² + L²। अब ये HKL क्या है? मिलर इंडिसेस। तो यहां पर अगर मैं इसको और वैल्यू पुट करूं तो ये हो गया D111 मतलब H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 1। ये हो गया A। अब आप HKL की वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो तीनों में आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1 + 1 कितनी हो गई? 3। तो फाइनली क्या हो गया? D11 = A/√3। ऑप्शन चेक करो, आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इतना कॉमन नहीं है इसलिए हमें याद नहीं रहता, या कई बार हम याद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द लैटिस कैन नॉट बी। जो लैटिस है उसकी सिमेट्री कौन सी नहीं हो सकती? वो भी रोटेशनल सिमेट्री कौन सी वाली नहीं हो सकती? 1 फोल्ड, 3 फोल्ड, 6 फोल्ड, 8 फोल्ड। अब देखिए, जो 1 फोल्ड 3 फोल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 1 फोल्ड का मतलब है C1, 3 फोल्ड का मतलब है C3, 6 फोल्ड का मतलब है C6 और 8 फोल्ड का मतलब है C8। ये दे रखा है। अब ये कह रहा है द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द लैटिस कैन नॉट बी। भाई, लैटिस की कौन सी रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती है? अब इसके लिए आपको एक बार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर आपको याद हो या ध्यान हो तो मैंने आपको क्यूब के लिए आपको सिमेट्री एलिमेंट्स बता रखे हैं। क्यूब के लिए टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा आपके रोटेशनल एक्सिस की बात करें तो मैंने आपको C2 बता रखी है, C3 बता रखी है, C4 बता रखी है। ठीक है, ये तीन तो मैंने बताई रखी है। अब यहां पर जब आप चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन तीनों में से जो है आपके C2 जो है, C3 जो है वो आपको मिल गई है। अब C1 का मतलब क्या होता है? C1 का मतलब ये है, ये केवल मैं एक क्यूब का एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं आपको कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं पहले तो, कि आपके रोटेशनल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्रिस्टल की बात हो रही है, क्रिस्टल को आप रोटेट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर डिग्री से रोटेट करने के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाए तो उसको हम रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। और आपके कितने एंगल पे रोटेट करने के बाद सिमिलर मिला उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है 1 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि इनिशियल स्टेट में पहुंचने के लिए आपको टोटल कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। तो एक बार रोटेट, 1 फोल्ड का मतलब एक बार रोटेट करने से, तब 1 फोल्ड का मतलब होता है 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हो आप। 1 फोल्ड का मतलब कितना है? 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हो आप, क्योंकि 360 डिग्री करने से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल। अब 3 फोल्ड का मतलब 3 बार रोटेट करोगे तब जाके वो अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा। मतलब ये हो गया 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री।
अब आप 6 फोल्ड करोगे तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 6 6 36 हो गया। अब ये 6 फोल्ड है, अब 8 फोल्ड की बात करें तो 360 को 8 से डिवाइड कर दो तो सॉरी 45 आ जाएगा, ये आ गया आपके 45 डिग्री। तो ये अलग अलग डिग्री आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप सिमेट्री एलिमेंट्स की बात कर रहे हो रोटेशनल वाले, वो भी किसके लिए, आपके लैटिस के लिए। तो देखिए लैटिस जो है अगर हम स्टडी करते हैं तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एक तो होता है यूनिट सेल और एक होता है क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल मैंने आपको 7 टाइप के बता रखे। कितने बता रखे, 7 टाइप के। अब जब उन 7 टाइप को आप स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको C1 मिल जाएगा। उसमें C1 तो सब में होता है, मतलब आप किसी भी कोई भी सिस्टम हो उसको 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सेम मिलना ही मिलना है। उसके बाद आपको C3 मिल जाएगा। C3 जैसे हमने बात एग्जांपल लिया किसका, क्यूब का ले लिया। अब आपके जो हेक्सागोनल है वहां पर आपको C6 मिल जाएगा। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होती है वहां पर आपको C6 मिल जाएगा, लेकिन C8 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाकी 3 आपको मिल गए तो चौथा जो वो नो डाउट क्या होगा, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें अगर आप 45 डिग्री से रोटेट करते हो तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है, समझ में आई बात। अगर आप 360 डिग्री से करोगे तो चाहे कोई सा भी क्रिस्टल हो वो आपको सेम मिल जाएगा, मतलब 1 फोल्ड प्रेजेंट है। 3 फोल्ड की बात करें तो 3 फोल्ड मैंने आपको क्यूब में बता दिया कि भाई क्यूब जो है वो 3 फोल्ड उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद 6 फोल्ड की बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपके 6 फोल्ड मिल जाएगा, लेकिन 8 फोल्ड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 फोल्ड। हालांकि देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। अब क्योंकि पूछ लिया है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इतने डेप्थ में या बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं रोटेशनल, कौन से नहीं होते। तो ये तो होगा ही होगा, 1 फोल्ड पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट उसमें मिल जाएगा। 3 फोल्ड होता है किस पे, क्यूबिक में आप समझ सकते हो, और 6 फोल्ड किस में, हेक्सागोनल में। ये वाला नहीं है 8 फोल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, चेक करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय एच कैमरलिंग। सेकेंड है मर्करी बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 4.5 केल्विन। सुपर कंडक्टर बिहेव लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फोर्थ पॉइंट है एंट्रोपी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इंक्रीजेस कंसिडरेबली ऑन कूलिंग। तो देखिए जब हम इन चारों स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं तो 2 चीजें होती है। ये अब यही ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसके लिए क्या है कि आपको 2 चीजें होनी चाहिए, या तो आपको 3 सही पता हो या 1 गलत पता हो, तो आप आंसर कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये नहीं पता कि कौन सा गलत है, लेकिन आपको ये पता है कि ये 3 सही है, चौथे का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। या मान लो आपको 4 में से 3 का आइडिया ही नहीं है, 1 का आइडिया है और आपको कंफर्म है कि ये गलत है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊं तो यहाँ पर ये कह रहा है एंट्रोपी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इंक्रीजेस कंसिडरेबली ऑन कूलिंग। तो देखिए होता क्या है कि जब आप कूलिंग करते हो तो एंट्रोपी कम होती है, और जब आप हीटिंग करते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है। ये नॉर्मल कंसेप्ट मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। तो कूलिंग करने से एंट्रोपी कम होती है और हीटिंग करने से एंट्रोपी बढ़ती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इंक्रीजेस कंसिडरेबली ऑन कूलिंग। तो ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 3 स्टेटमेंट है वो सही है। सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय एच कैमरलिंग, ये सही है। मर्करी बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 4.15 केल्विन, ये भी सही है। सुपर कंडक्टर बिहेव लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ये आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो नेचर है वो क्या होती है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो सुपर कंडक्टर जो है उसका नेचर भी सेम है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपके जो 3 क्वेश्चन थे तीनों डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। मतलब जो मेटेलिक गोल्ड है वो किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज है, फेस सेंटर्ड, मतलब एफसीसी के फॉर्म में। लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी जो लेंथ है मतलब एज लेंथ है वो ए दे रखी है इक्वल्स टू 4.07 एंगस्ट्रॉम। आगे दे रखा व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स। अब देखिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है 2 एटम के सेंटर से दूरी, मतलब दोनों एटम के सेंटर से जो दूरी है
वो आपके क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफसीसी की, तो अगर मैं एफसीसी की एक फेस बनाऊं तो फेस कुछ इस टाइप से होगी। ये मैंने कहा कि फेस डायगोनल है, ये फेस सेंटर है, और एक आपके सेंटर में एटम है और ये कॉर्नर पे एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एफसीसी स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं तो एफसीसी स्ट्रक्चर में जो 8 कॉर्नर है क्यूब की बात कर रहे हैं हम, क्यूब के जो 8 कॉर्नर है उन 8 कॉर्नर पर एटम है, और जो फेस है क्यूब की, हर फेस पे एक एटम है सेंटर में। तो उस केस की जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन ये है कि आपके जब आप एक फेस देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पर एटम है। मैंने चारों नहीं बनाए क्योंकि नीड नहीं थी। चारों कॉर्नर पर एटम है और फेस के सेंटर में एटम है। तो जो कॉर्नर वाले एटम है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड मतलब डायरेक्ट टच में नहीं है। टच में कौन है, फेस सेंटर का एटम टच में है किससे, कॉर्नर वाले एटम से। तो जब आप देखेंगे इस रिलेशन को तो आप ये देखेंगे कि जो आपके फेस डायगोनल है, जिसको हम कहते हैं √2a, फेस डायगोनल क्या है, √2a। ए क्या है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है ए। तो ए एज लेंथ है और फेस डायगोनल हो गया √2a, इक्वल्स टू क्या है, 4r। इक्वल्स टू क्या है, 4r। ये रिलेशन है एज लेंथ में और रेडियस में। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। अब जो मिनिमम डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब दो एटम के बीच की मिनिमम दूरी, मतलब ये मिनिमम दूरी हो गई। मतलब ये हो गया फेस डायगोनल का आधा। तो फेस डायगोनल का आधा जो है वो हमें निकालना है। तो फेस डायगोनल का आधा का मतलब सीधी सीधी सी बात ये है कि आपको क्या निकालना है, 2r निकालना है। क्या निकालना है, 2r। अब ये पूरा फेस डायगोनल तो 4r आ रहा है, इसका जब आप हाफ करोगे तो या तो आप 2r कह दो या सिंपल कह दो कि भाई हाफ करना मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2r इक्वल्स टू √2a/2। ये इस टाइप से आ गया। तो ये आपने कह दिया कि भाई 2r जो है वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको आप कह रहे हो व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डी भी लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, डी भी लिखते हैं। वो फाइनली क्या है, √2a/2। अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया √2 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है, 4.007 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे भी हो सकता है कि ये √2 हट जाए और नीचे √2 आ जाए, डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दे रखा है। जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो देखो, या तो आप इसको कह सकते हो, एक ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर क्या करूं कि मैं √2 रहने दूं और 2 से उसको डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया 2.035। एक ऑप्शन ये हो गया। और या फिर ये हो कि मैं इसको क्या करूं, नीचे वाले को √2 लिख दूं, तो एक ऑप्शन ये हो जाएगा 4.07/√2। कैसे लिख सकते हो आप, अब आप ऑप्शन चेक करो। 4.07 इंटू √2 ये है क्या, नहीं होगा ये, क्योंकि 4.07 लिखोगे तो डिवाइड में √2 आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है 2.035/√2। तो जब आप अपॉन √2 कह रहे हो तो 4.07 के अपॉन में √2 आएगा, ये भी गलत हो गया। फिर आप कह रहे हो 2.035, तो 2.035 जब आप लिखोगे साथ में √2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और जब आप चौथा ऑप्शन देखोगे 2.035 इंटू √2, ये आंसर सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, कैसे भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब था कि जब आप रिलेशन देखते हो एफसीसी के केस में, तो रिलेशन आता है √2a इक्वल्स टू 4r। अब आपको चाहिए क्या, मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं 2r। तो 2r क्या हो गया, √2a/2। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, अ मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ क्यूबिक लैटिस। भाई एक मेटेलिक एलिमेंट है जो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे कह रहा है ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 2.88 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये आपके क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कह रहा है ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज दिस, मतलब एज लेंथ दे रखी है 2.88 एंगस्ट्रॉम। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहा है कि भाई डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, भाई मेटल की जो डेंसिटी है वो है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी हो गई। अब आगे ये कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम ऑफ द मेटल आर। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, कि एक ईंट का वॉल्यूम इतना है और दीवार का वॉल्यूम इतना है, तो बताओ कुल ईंटों की संख्या क्या होगी। तो होता क्या है कि आप पूरे दीवार का वॉल्यूम निकालते हो और एक ईंट के वॉल्यूम से उस टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करते हो, तो ईंट की संख्या आ जाती है। सेम टू सेम क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम आपको निकालना है कि भाई पूरा वॉल्यूम कितना दे रखा है लैटिस का, उसको अगर आप एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे
तो वो आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। अब यहाँ पर दे क्या रखा है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। अब मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ईच एज ऑफ द यूनिट सेल। तो एज लेंथ जो है ए वो दे रखी है आपके 2.88 एंगस्ट्रॉम, 2.88 एंगस्ट्रॉम ये दे रखी है। उसके बाद कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब माइनस में हो जाएगा पर में। आगे क्या कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब मास दे रखा है, 100 ग्राम मास दे रखा है। द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम ऑफ द मेटल आर, ये इसने कह दिया। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको कैसे निकालना है, पूरे लैटिस का टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, ये आपके है। तो टोटल वॉल्यूम जो आपको निकालना है वो कैसे निकालोगे, दोनों वॉल्यूम नहीं दे रखे हैं आपको, ना तो टोटल वॉल्यूम दे रखा है ना एक यूनिट सेल का वॉल्यूम दे रखा है। तो टोटल वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ा है आपने। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो मास कितना है 100, मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है, ये ग्राम लिख देता हूँ, डेंसिटी कितनी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ये आपके आ गया वॉल्यूम, ये आपके क्या आ गया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ गया, टोटल, किसका वॉल्यूम आ गया, टोटल, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम मैंने लिख दिया ऊपर 100 अपॉन 7.2, अपॉन में आपको क्या लिखना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, ये आपके वॉल्यूम है। अब ए जो है एज लेंथ है उसका क्यूब है। अब यहाँ पर क्या है कि एज लेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, और ये जो आपने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 10⁻⁸। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अपॉन में मेरे को क्या करना था, वॉल्यूम लिखना था, वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब लिखना है। तो ये हो गया 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88, क्यूब लिखना था तो मैंने 3 बार गुणा कर दिया, और 10 की घात -8 जो है 10⁻⁸ है, उसको 3 की बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻24, ये आ जाएगा। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस पावर कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके 100 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो पावर सबकी सेम दे रखी है, क्या दे रखी है, पावर सबकी सेम दे रखी है 10⁻23। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं यही लिख देता हूँ, मैंने इसको 1000 कर दिया और ये 23 कर दिया। अब ये 23 तो सब में कॉमन है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है, ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, इंसुलेटर दे रखा है, इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप कितना होगा। तो ये आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई मेटल कौन है, मेटल वो है जिनका एनर्जी गैप 0 है लगभग, मेटल कौन है जिनका एनर्जी गैप 0 है। उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की जो रेंज है वो 1 से 3 के लगभग है, सेमीकंडक्टर की जो रेंज है वो कितनी है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो वो इंसुलेटर में चल जाता है। अगर एनर्जी गैप कितना हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो वो किसमें चल जाता है, इंसुलेटर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.67 1 से 3 की रेंज या कम है, 1.14 1.43 ये सेमीकंडक्टर की रेंज आप कह सकते हो। लेकिन जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में जा रहा है, इंसुलेटर में जा रहा है, किस में जा रहा है, इंसुलेटर में। तो ये आपके सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंसुलेटर का एनर्जी गैप कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 5। अगर 3 दे रखा होता तो वो सेमीकंडक्टर में आ जाता। तो यहाँ पर इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, द रेजिस्टेंस ऑफ। अब ये कह रहा है कि दो आपके एलिमेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है कॉपर और एक दे रखा है जर्मेनियम, कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड। कहने का मतलब ये कि दो एलिमेंट दे रखे हैं कॉपर और जर्मेनियम। अब देखिए मैंने दो एलिमेंट कहा, दो मेटल नहीं कहा, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो मेटल है और जर्मेनियम जो है वो आपके सेमीकंडक्टर है, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये कंडक्टर है और वो सेमीकंडक्टर है, मेटल और सेमी मेटल आप कह सकते हो।
तो यहाँ पर दोनों की नेचर अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉपर की और बात करें अगर जर्मेनियम की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं मेटल की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, किस पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि मेटल का जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम होता है। तो मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका कंडक्टेंस बढ़ता है, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसका मैं उल्टा कर दूं, टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। जब आप इसको रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन पर ठंडा कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो, द रेजिस्टेंस ऑफ, तो रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा, तो हमने क्या देखा, कॉपर का कम होगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ईच ऑफ देम इंक्रीजेस, ईच ऑफ देम डिक्रीजेस, कॉपर इंक्रीजेस गलत हो गया, कॉपर डिक्रीजेस एंड ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस, कॉपर का कम होगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच एटम ए इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक लैटिस। अगर हम बात करें सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच एटम ए, एक सॉलिड की बात करें जिसमें अलग अलग जो है एलिमेंट वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसको हम चेक करेंगे, ए, बी और सी। एटम ए इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक लैटिस, तो जब बात करें ए जो है कॉर्नर पर है, अब कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में, 8, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप इसको देखोगे एक कॉर्नर जो है वो 8 में कॉमन होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये ओवरऑल आ गया 1। फिर बात करें बी इज प्लेस्ड एट एज सेंटर, तो जो क्यूब है उसकी टोटल 12 एज होती है, आप चेक कर लेना एज कितनी है, टोटल 12, और एक एज जो है वो कितने में कॉमन है, तो आप चेक करोगे कि एक एज जो है, जैसे ये एज है, इसके चारों तरफ क्या है, क्यूब, मतलब 4 में कॉमन है, तो ये हो गया 1/4, तो ये हो गया आपकी 3। फिर क्या कह रहा है, एंड सी एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सी जो है वो क्या है, क्यूब के सेंटर में है, 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब आपके क्या देखा आपने, A1 आ गया, B3 आ गया और C1 आ गया, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेक करें, तो फॉर्मूला आप देखोगे CA2BC। अब सिंपल सी बात है कि C और A एक एक होने चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, C 1 है, A 1 है और B 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कौन कौन से है, कि भाई कॉर्नर की बात हो रही है, फेस के सेंटर की बात हो रही है, या एज के सेंटर की बात हो रही है, ईटीसी जो भी है, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक क्यूब में उनकी संख्या कितनी होती है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर की संख्या 8 है, उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। एज की बात करें तो एज की संख्या है 12, कंट्रीब्यूशन 1/4। सेंटर की बात करें तो 1 है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, CAB3। हालांकि आरपीसी ने ऐसा एक ही क्वेश्चन पूछा अभी तक के रिकॉर्ड में, लेकिन नेट गेट में इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो ये आपके क्या था, आंसर क्या हो जाएगा, CAB3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल of dimension A equals to 450 picometer, B equals to 650 picometer and C equals to 400 picometer. The perpendicular distance between the 110 planes is. अब देखिए जब इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात आती है तो वहां पर एक कॉमन फॉर्मूला चलता है। कॉमन फॉर्मूला क्या है, 1/d² HKL इक्वल्स टू H/A² प्लस K/B² प्लस L/C², ये कॉमन फॉर्मूला है। और अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब के लिए ABC कॉमन हो जाता है, तीनों क्या हो जाता है सेम, लेकिन यहाँ पर क्यूब नहीं है, यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक है, तो यहाँ पर ABC तीनों डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लेन कौन सी बात कर रहे हैं, 110, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा, d² HKL की जगह मैंने 110 कर दिया। इसका मतलब H की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है। तो अब H की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं और A की वैल्यू कितनी है मेरी 450, तो ये मैंने 450 कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस K की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 650, ये हो गई 650, ये हो गया स्क्वायर।
अब जो L है उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अब आपके पास केवल मैथ्स का पार्ट बचा है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जब आप देखेंगे तो स्क्वायर का मतलब 450 इंटू 450 है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, 1/50 इंटू 50। अब ये मैंने 2 बार क्यों लिखा, समझने में आसानी होगी। इसको ऐसे समझो, 450 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 इंटू 9। 450 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 50 इंटू 9, 450 आ जाएगा। और 650 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 इंटू 13। ठीक है, तो ये जब आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखा हुआ है, मतलब 50 इंटू 9 इंटू 50 इंटू 9 2 बार लिखा हुआ है। तो जो 250 थे वो मैंने बाहर ले लिए। अब ये क्या बचा, 9 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 13, ये बच गया आपके। स्क्वायर था तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपके आ गया, स्क्वायर समझ लो उसको, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके हो गया 1/d स्क्वायर 110 इक्वल्स टू 150 इंटू 50, तो ये हो गया 2500। अब ये क्या हो गया, 9 इंटू 9 और 13 इंटू 13, तो 9 9 81 प्लस 169, सॉरी मल्टीप्लाई में आता है, नीचे कॉमन है तो मल्टीप्लाई में आएगा। अब ये इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 169 प्लस 81, ये हो गया स्क्वायर में। ये मैथमेटिक्स चल रही है, हालांकि ये मुझे कराने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपका काम है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बार हमें प्रैक्टिस के हिसाब से आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया 2500। ठीक है, तो ये हमने कॉमन लिया था 50 इंटू 50 करके। हाँ, आई थिंक एक चीज मैंने गलत कर दी, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हमने 2 बार पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, हमने 450 इंटू 450 लिख दिया, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मैंने गलत लगा दिया। ये आपके हो जाएगा 169 प्लस 81, ये हो जाएगा आपके 250। और ये हो गया 81 इंटू 169, एज इट इज लिख देता हूं मैं। तो ये आपके 10 आ गया, कितना आ गया, 10। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रिवर्स। तो ये हो गया आपके d स्क्वायर 110 इक्वल्स टू 81 इंटू 169 इंटू 10। कैसे लिख लो, आगे पीछे करके। अब इसका मैं रूट ले लेता हूँ, तो मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो ये मैंने रूट ले लिया। अब आप क्या करेंगे, 81 का रूट कितना होता है, 9, 169 का कितना होता है, 13, और ये बच गया इंटू रूट 10। तो ये आपके रूट 10 जो है 9 इंटू 13 इंटू, अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आपके 3.17 समथिंग जो भी आएगा, आप चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो थी इतनी लंबी कैलकुलेशन, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन थी। अब सीधा सीधा सा कंक्लूजन क्या है कि जब इस टाइप की कैलकुलेशन आती है, ये वाली 1/स्क्वायर इस टाइप से कैलकुलेशन आती है, जैसे रिड्यूस्ड मास में भी आती है या इस टाइप से आती है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो नई वैल्यू आएगी, जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, वो जो इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है उससे कम आएगी। इसका मतलब क्या कहा मैंने कि 450 वैल्यू है, थर्ड वाली तो 0 होगी, इसको छोड़ देते हैं। 450 वैल्यू है, 650 वैल्यू है, तो जो दोनों इंडिविजुअल वैल्यू है, एक 450 एक 650 है, तो जो नया रिजल्ट आएगा इसका फाइनली, वो इन दोनों से कम आना चाहिए। तो 450 से कम एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये तो क्या ट्रिक बाद के लिए होती है, ये जब आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। आप इसको चाहो तो सिंपल सॉल्व करके देखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट में नहीं जाना क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। आपको क्या है कि जितना आपको चाहिए उतना सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट टफ है, बाकी स्टार्टिंग में फॉर्मूला अप्लाई करना कोई टफ नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको कराया था क्यूब वाला, वो आसान पड़ता है क्योंकि सेम रहता है, तो वो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है और फॉर्मूला भी थोड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने थोड़ा डिफरेंट दे दिया और कैलकुलेशन भी अच्छी खासी लेंदी है, इसलिए थोड़ा हमें लगता है कि हाँ टफ है। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज, डायमंड की अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 154 दे रखी है। द एज लेंथ इन पिकोमीटर ऑफ द यूनिट सेल इज, अब डायमंड की बात हो रही है। देखिए एक क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, चलिए को छोड़ देते हैं, डायमंड की बात हो रही है। डायमंड आपको पता है कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपर ग्रुप है। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है, इसके स्ट्रक्चर में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्केलेटन है वो FCC है, और टेट्राहेड्रल जो वॉइड है उसमें कार्बन प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अब जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अब देखिए डिटेल इसकी जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड
वो आप थ्योरी वीडियो में देख लेना। बाकी जो काम की बात है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एफसीसी स्केलेटन है और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, आई थिंक शायद ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल है, वो एक बार आप थ्योरी वीडियो में चेक कर लेना। सारी नहीं होनी चाहिए, ऑल्टरनेट होनी चाहिए, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, थ्योरी वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें कंफर्म हो जाएगा। अब क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज 154 पिकोमीटर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है कि आपके ये बॉडी डायगोनल है, मान लीजिए, तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये बॉडी का सेंटर हो गया। बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूं क्यूब में, जैसे ये बॉडी डायगोनल मैंने लिया, तो दो तो कॉर्नर हो गए, एक हो गया बॉडी का सेंटर। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन होती है वो क्या होती है, सेंटर और कॉर्नर के बीच में होती है, सेंटर और कॉर्नर के बीच में। तो ये बॉडी डायगोनल है पूरा, ये कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक, बीच में बॉडी सेंटर, और ये बीच में जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है। तो ये मैंने क्या कहा समझाने के लिए, कॉर्नर, ये भी हो गया कॉर्नर, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। अब आपके बॉडी डायगोनल जो है वो पूरा क्या है, √3a, ये आप थ्योरी वीडियो देखना, एज लेंथ होती है a, फेज डायगोनल होता है √2a और बॉडी डायगोनल होता है √3a। अब आपको करना क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दे रखी है। अब यहां पर अगर मैं इसको समझूं तो ये मैंने कहा एक कार्बन है और ये मैंने कहा दूसरा कार्बन है, ये सेंटर वाला कार्बन है। तो अब ये वाला अगर मैं टुकड़े की बात करूं, ये वाला, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ओवरऑल का 1/4 है। कितना है, 1/4। क्यों, क्योंकि ये आधा था, आधे का भी आधा है, तो 1/4 जो है किसका, बॉडी डायगोनल का, मतलब √3a/4। समझ आ रही बात, ये तो आधा था ही पहले से, उसका आधा कर दिया, तो ये पूरा √3a है, आधा हो गया √3a/2 और उसका भी आधा हो गया √3a/4। तो √3a/4 इक्वल्स टू ये जो आपके डिस्टेंस आ रहा है, ये 1r और ये 1r, ये 2r के r बराबर आ रहा है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो 2r है एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ के बराबर है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 154 पिकोमीटर। द एज लेंथ इन पिकोमीटर ऑफ यूनिट सेल इज, अब ये इसने क्या है 2r की वैल्यू दे दी, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू दे दी 154। अब ये पूछ रहा है एज लेंथ क्या होगी, a क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें a को एक साइड छोड़ दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 154 × 4/√3, ये आंसर आ जाएगा। तो 154 × 4/√3 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एक स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी या सीसीपी आप कह सकते हो। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, मतलब स्केलेटन भी कार्बन का और वॉइड में भी कार्बन है, तो फिर आप इससे आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ये सारे आपको थ्योरी में मिल जाएंगे, आप थ्योरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द, अब देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन द रेडियस रेशियो इज बिटवीन 0.73 to 1 द शेप ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज। देखिए होता क्या है, रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, ये रेडियस रेशियो होता है। और इसमें वैल्यूज आती है, जैसे यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0.732 से लेके 1.000। अब होता क्या है कि रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी कम है और कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू कम का मतलब क्या है कि एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है। और रेडियस रेशियो ज्यादा का मतलब क्या है कि एनायन कंपैरेटिवली छोटा होता जा रहा है और कैटायन बड़ा होता जा रहा है। तो यहां पर देखा क्या गया है कि रेडियस रेशियो जितना कम होता है उसकी जो वॉइड होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो वॉइड आएगी वो होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाली, जिसको ट्राइंगुलर वॉइड कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाली जिसको हम कहते हैं क्यूबिक वॉइड। तो जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे आपके वॉइड का जो टाइप है या वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, मतलब क्यूबिक वॉइड में। किसमें आता है, क्यूबिक वॉइड में। और अब आपके कौन सी वॉइड कौन से स्केलेटन में प्रेजेंट है या कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या कौन सी पैकिंग में प्रेजेंट है, ये भी आप थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हमने क्या देखा कि जो रेडियस रेशियो है वो किस रेंज में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में, मतलब क्यूबिक वॉइड में। क्यूबिक वॉइड जो है वो कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल नहीं होगा,
टेट्राहेड्रल बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल नहीं होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता है कि स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, क्योंकि वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 400 पिकोमीटर। अगर एक क्यूब की बात करें तो एज लेंथ कितनी है, 400 पिकोमीटर। इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी, अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब है और उसका बॉडी डायगोनल कितना है, √3 है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो बॉडी डायगोनल जो है वो √3a है, ये फॉर्मूला है बॉडी डायगोनल का। ए क्या है, एज लेंथ। अब ये क्या कर रहा है, एज लेंथ की वैल्यू दे दी इसने और बॉडी डायगोनल की वैल्यू पूछ ली। तो एज लेंथ की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 400, तो √3 × 400। ऑप्शन चेक करो। अब ऑप्शन में आपके रूट कहीं नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि √3 की वैल्यू का आपको आइडिया होना चाहिए। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.73 समथिंग होती है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आप देखोगे कि अगर 2 होता तो 4 दूनी 8 हो जाता, खैर वो हुआ नहीं। ये आपके 1.5 गुना होता, 1.5 होता तो 600 हो जाता, तो ये होगा नहीं। उसके बाद ये 1.5 से ज्यादा ही है तो ये भी कम वाला हो गया, 500 में भी हो सकता है। अब 1.73 को 6 जब मल्टीप्लाई कर लो ना, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 693। आंसर क्या आ जाएगा, 693 पिकोमीटर। तो कहने का मतलब ये है, छोटे छोटे से कंसेप्ट है कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, कि आपके डायमंड है तो उसकी स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना चाहिए, या और भी काफी सारे जैसे NaCl है, कैल्शियम फ्लोराइड है, ETC स्ट्रक्चर है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक से कंसेप्ट है भाई, जैसे कॉर्नर कितने हैं, एज कितनी है, फेस कितने हैं, फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये सारी चीजें थ्योरी वीडियो में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वो चीज क्या होती है, रिकॉल हो जाती है कि भाई आपके रेडियस रेशियो क्या है, और रेडियस रेशियो इतना होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वॉइड का, और फिर वो वॉइड कौन से टाइप के सेल में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन क्या करता है, उस चीजों को रिकॉल करता है। तो थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, आप वो वीडियो देखिए। यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो आपको जो डाउट थे, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की बैंड थ्योरी की अगर हम बात करें, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंडक्शन होता है, विद्युत का जो चालन होता है, वो किस वजह से होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड, क्रॉसिंग ऑफ फॉरबिडन बैंड बिटवीन वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन कंडक्शन बैंड, और फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मेन कारण है वो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन कंडक्शन बैंड। मतलब जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो बेसिक रीजन है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का या कंडक्शन का। तो आंसर हो जाएगा ये। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंडक्शन बैंड होता क्या है या वैलेंस बैंड होता क्या है। देखिए वैलेंस बैंड वो होता है जो लास्ट वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अब वो चाहे आधे भरे हुए हो, चाहे पूरे भरे हुए हो, चाहे पार्शियली भरे हुए हो, वो वैलेंस बैंड कहलाएगा। पूरा खाली है तो नहीं कहलाएगा। तो जो भरा हुआ है लास्ट में वो वैलेंस बैंड है, और जो कुछ परसेंटेज में खाली है, या तो पूरा खाली है या थोड़ा खाली है, वो कंडक्शन बैंड है। तो होता क्या है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अलग अलग होते हैं, लेकिन मेटल्स के लिए क्या होता है कि या तो ये सेम होते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं। तो आपके अगर एक बैंड है वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो वो सेम बिहेव कर रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की तरह। लेकिन अगर अलग अलग है तो वैलेंस बैंड अलग है, कंडक्शन बैंड अलग है। तो जो या तो पूरा खाली है या पार्शियली खाली है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। अब जो पूरा खाली है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कंडक्शन बैंड तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो ऐसे कंडक्शन बैंड जिसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन है और वो फ्लो कर रहे हैं, तो वो उसके करंट का रेस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्शन का रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन कंडक्शन बैंड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मिनिमम इंटरप्लेनर डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय ब्रैग मेथड यूजिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इज। अब ये कह रहा है मिनिमम इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब इसको आप ऐसे समझो कि फॉर्मूला क्या है, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, या उल्टा लिख सकते थे 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब यहां पर ये जो d है ये एक्चुअल में इंटरप्लेनर डिस्टेंस ही तो है। ये जो d है ये एक्चुअल में क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो यहां पर जब आप d निकालोगे तो ये हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो अगर आपको d निकालना है तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अब ये क्या कह रहा है, द मिनिमम
इंटरप्लेनर डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय ब्रैग मेथड यूजिंग एक्सरे मेथड। तो यहां पर क्या है कि मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम, जो कि वैल्यू होती है 1, और एन की वैल्यू भी आप क्या रख सकते हो मिनिमम के लिए 1, तो साइन थीटा भी 1 हो गया और एन भी 1 हो गया, तो बच्चा क्या लैम्डा अपॉन 2। यहां पर मैंने क्या करा, एन की भी वैल्यू 1 कर दी और साइन थीटा की भी वैल्यू 1 कर दी। समझ आ रही बात, ऊपर वाली मिनिमम चाहिए तो मतलब मिनिमम वैल्यू, नीचे वाली आपको क्या करनी पड़ेगी मैक्सिमम, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये आपके आ गया लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो मिनिमम आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो लैम्डा बाय 2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप इन अ क्रिस्टल इज। अब देखिए यहां पर क्या है कि स्पेस ग्रुप्स जो है हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है। अब ये क्या है आपके, एक तो आप इसको ऐसे समझ लो, ये आपके स्कोप में भी नहीं है। स्कोप का मतलब जो कंसेप्ट आपके नॉर्मली हैं या नॉर्मली हम पढ़ते हैं उसमें नहीं है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, या क्रिस्टल क्लास क्या है, या ब्राविया लैटिस क्या है, वो सब हम पढ़ते हैं, एज लेंथ और ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब ये जो स्पेस ग्रुप है एक्चुअल में एक तरह से ग्रुप थ्योरी का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है, ग्रुप थ्योरी का। तो ग्रुप थ्योरी क्योंकि आपके है नहीं है और यहाँ पर ये आपके स्कोप में नहीं है, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रखा था, तो इसको आप याद कर लीजिए। और आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे या चैट जीपीटी पर डालना स्पेस ग्रुप, तो उससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये 230 है, तो आपके जो अलग अलग क्रिस्टल क्लास है उसमें अलग अलग स्पेस ग्रुप्स होते हैं और उनका जो टोटल सम आता है वो 230 आता है, ठीक है। ये स्पेस ग्रुप का मतलब ना तो ये क्रिस्टल की बात कर रहा है, ना ये ब्राविया लैटिस की बात कर रहा है, ना ये यूनिट सेल की बात कर रहा है, ये आपके ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अब देखिए अलग अलग लॉ होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी के अलग अलग लॉ होते हैं। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, मतलब जो आपके अलग अलग प्लेन्स हैं उनके जो अलग अलग एंगल हैं उसकी बात हो रही है। तो वो क्या, उसकी जो एंगल है वो फिक्स रहता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इज फॉलोड इन द फॉलोइंग मटेरियल। अब ये कौन से मटेरियल में फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। कोक, कोल, ये कोक वो आपके कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं है, कोक, कोल, चारकोल और ग्रेफाइट। अब जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, तो आप एक चीज समझोगे, क्या समझोगे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स है सारे के सारे। लेकिन जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं बुक्स में, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स नॉर्मली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरी। फिर आप सोचोगे हाँ ये भी तो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, लेकिन ये बेसिकली हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ग्रेफाइट और डायमंड और ये तो क्या होता है, इसकी फिक्स स्ट्रक्चर होती है जिसकी हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो है कोक, कोल और ये, इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। कहने का मतलब है ये एमॉर्फस सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो जो आपके क्रिस्टलोग्राफी के लॉ हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे अप्लाई होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। तो आपके जितने भी डाउट थे सॉलिड स्टेट के वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी और कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपके जो डाउट है मैं जरूर क्लियर करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।